जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग लेके आ गए अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 40 का डिस्कशन आपके लिए। फर्स्ट 23 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आपको और बाकी के क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक मैं यानी संजीव भाटिया आपको डिस्कस करूंगा। चलते हैं हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बच्चों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वो क्या है। एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiH2O होल 6 प्लस 2 चार्ज है और ये ग्रीन कलर का है। तो अब बेटा ये ग्रीन कलर का है और हमको कह रहा है कि अगर NiH2O होल ट्वाइस En होल ट्वाइस ले लें तो कलर क्या हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। अब यहां पर ये जो रिलीज कलर आ रहा है, रिलीज कलर, वो हमारा भाई ग्रीन है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो एब्जॉर्ब कलर क्या होगा, एब्जॉर्ब कलर, एब्जॉर्ब ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, रेड। यानी कि रेड लाइट एब्जॉर्ब हुई होगी। रेड लाइट का सेंस होता है लो एनर्जी की लाइट है, लो एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब हुई है। अब यहां पर जैसा आप देख रहे हैं कि 6 के 6 लिगेंड वाटर हैं, लेकिन यहां पर 2 लिगेंड वाटर हैं और 2 लिगेंड EN है, एथिलीन डाइमीन, मोर स्ट्रांग लिगेंड है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये आपका जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा कराएगा, और जब स्प्लिटिंग ज्यादा कराएगा तो T2G से इलेक्ट्रॉन को EG में जाने में मोर एनर्जी की नीड होगी, यानी हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, विबग्योर, ये अब ये एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ कलर। तो अब क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लीगेंड स्ट्रांग हो गया, तो लीगेंड स्ट्रांग होने के लिए मोर एनर्जी चाहिए T2G से EG में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए। मान लीजिए हम एज्यूम करें कि ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब हो गई। तो अगर ये ऑरेंज कलर की लाइट अब हो गई है एब्जॉर्ब, तो फिर रिलीज इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, रिलीज लाइट होगी या कलर होगा, ऑरेंज का उल्टा ब्लू होता है, तो ब्लू कलर होगा। इस तरीके से यहां पे मुझे ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स ये मिलेगा। तो ग्रीन हो नहीं सकता, रेड हो नहीं सकता, ऑरेंज हो नहीं सकता, ब्लू या पर्पल हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इफ डेल्टा ओ मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज लेसर देन पी मीन्स पेयरिंग एनर्जी, देन करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर D4 वुड बी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारी ये पहले D ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, डी जनरेट ऑर्बिटल्स थी। और जब ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स कांटेक्ट में आई लीगेंड के, तो भाई साहब जब ये लीगेंड के कांटेक्ट में आ रही है तो लीगेंड के कांटेक्ट में आने पर ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। अब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, नीचे कम एनर्जी वाली 3 ऑर्बिटल आएंगी जिनको बोलेंगे T2G। ये T2G है बेटा और ये EG है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो कम एनर्जी में इजिली पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 2 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो ऊपर वाले EG को ऑक्यूपाइड कर ले और या ये जो T2G है इसी में पेयर्ड हो जाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसमें कम एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो वाला पार्ट हमको करना होता है यहाँ पे। अब क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर अप नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ चला जाएगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, T2G 3 और EG में 1 इलेक्ट्रॉन, EG1। तो ऑप्शन हमको ढूंढना है T2G3 और EG1, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। फिर हमारे पास यहाँ T2G4 है, ये तब होता जब यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती, डेल्टा O ज्यादा होती P से, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। और ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं।
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद I2 एंड NaOH। तो ये मुझे लग रहा है आइडो फॉर्म रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास COH, CH2 और CH3। ये हमारे पास 4 कार्बन का एल्काइल है, यानी कि ब्यूटाइल है, और सेकंड पोजीशन पे OH है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। जब इसकी हम लोग आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करेंगे, तो आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करने पर ये पहले हमारा सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन्स में। तो CH3, C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3 इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ऑक्सीडाइज बेटा हो जाएगा तो फिर एक स्टेप और इसमें चलेगा, और वो स्टेप क्या होगा, उस स्टेप में अब मेरे को ये CH3 की जगह CI3 मिल जाएगा। तो अब यहां पे बन जाएगा CI3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3। अब बेटा फर्दर जब ये यहाँ पे रिएक्शन होगी तो ये फर्दर NaOH से रिएक्शन हो जाएगी, NaOH से रिएक्शन हो जाएगी। NaOH से रिएक्शन जब करेंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद यहाँ पर H और यहाँ पर ONa आ जाएगा। तो मुझे जो फाइनली कंपाउंड मिलेगा वो मिल जाएगा CHI3 प्लस CH3 CH2 3 कार्बन का सोडियम प्रोपियोनेट बन जाएगा, CH3 CH2 CO O माइनस Na प्लस। तो अब ये ऑप्शन ढूंढो भाई कहाँ पे है। यहाँ पे तो CH2I2 आ गया, ये तो हो नहीं सकता, और ये CHI3 है सेकंड ऑप्शन में, और CH3 CH2 CONA बन रहा है, और यहाँ पे CH3I है, ये हो नहीं सकता। CHI3 के साथ यहाँ पे सोडियम एसीटेट बन रहा है 2 कार्बन का, वो भी नहीं हो सकता। इसलिए सही ऑप्शन 48 का हम लोग जाएंगे सेकंड के साथ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ए देखो, ए क्या है, टर्शरी अल्कोहल है, तो उम्मीद है कि ये ल्यूकास रीजन टेस्ट के लिए यहाँ पे हमको बताना चाह रहा होगा। तो गिव्स रेड कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि विक्टर मेयर टेस्ट में हम लोग RBC टेस्ट बोलते हैं। रेड कलर आएगा अगर प्राइमरी अल्कोहल है, और ब्लू कलर आएगा अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, और कलरलेस आएगा अगर टर्शरी अल्कोहल है। तो यहाँ टर्शरी अल्कोहल है, अगर विक्टर मेयर टेस्ट को ये शो करता तो कलरलेस होता, बट यहाँ रेड कलर आ गया, ये हो नहीं सकता। प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास रीजेंट, ये वाली बात सही हो गई, ये वाली बात सही हो गई, ल्यूकास रीजेंट टेस्ट ये देगा। तो ए से सेकंड मैच होगा, ए से सेकंड फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब फिनॉल आ गया, तो फिनॉल ये विक्टर मेयर टेस्ट देगा नहीं, ये प्रोड्यूस इमीडिएट वाला होगा नहीं। फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, ये ट्राई ब्रोमो फिनॉलिक प्रोडक्ट देगा हमें, तो ये फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट विद ब्रोमीन वाटर। CH3 CH2 CHO है, तो ये एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड होने की वजह से ये टॉलेंस रीजन टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो सर ये हमने यहाँ पे कर लिया। और ये C6H5CH2OH, अब C6H5CH2OH भी ल्यूकास रीजन के साथ टर्बिडिटी दे सकता है, बहुत जल्दी इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, क्योंकि इसमें बेंजिल कार्बोकेटायन बन रहा है, और इसके साथ साथ ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसलिए ये 1 डिग्री अल्कोहल होने की वजह से विक्टर मेयर टेस्ट भी देगा, और उसमें रेड कलर आएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर देता है। तो मेरा क्या मैच हुआ, ए का सेकंड और बी का थर्ड। तो बी का थर्ड फोर्थ ऑप्शन में, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। हालांकि डी में हम लोग चाहते तो सेकंड भी यूज कर सकते थे, फर्स्ट के साथ सेकंड भी, लेकिन ऑप्शन को देखते हुए
मेरा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आप लोग ने भी फोर्थ इजिली कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए में टी ज्वाइन विद, टी मीन्स थाइमीन, ज्वाइन विद, तो हमें मालूम है कि टी ए से जुड़ा होता है, एडेनिन से जुड़ा होता है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एडेनिन बेस से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ए और टी के बीच में, जो हमारा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे और इसी तरीके से हमारा सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे एडेनिन को थाइमीन से जोड़ा गया है और हमने साइटोसिन को ग्वानिन से जोड़ा है, इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन 50 का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा देखिए एनसीईआरटी से हम लोग ने कवर किया है और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारा, और इसमें आप देख रहे हैं कि जी से सी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ए से टी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमको बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किसके लिए करना है, हमें करना है डाइक्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए ऑर्थो पैरा मेटा में। तो देखिए आपने इसके लिए पढ़ा होगा कि मेटा का चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, ऑर्थो और पैरा से कम होता, और इसको हम लोग एक ट्रिक से सीख लेते हैं। मेटा मतलब मिट गया, मर गया, तो जो सबसे कम है वही मर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो सबसे कम है वो हमारा होगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अब मेटा यहाँ पे पैरा सबसे कम है, यहाँ पे ऑर्थो सबसे कम है, यहाँ पे मेटा सबसे कम है और यहाँ पे ऑर्थो सबसे कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेटा का सबसे कम होता है, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। जो मिट गया वही सबसे कम है, वही मर गया। और इसके बाद दूसरी ट्रिक ये ध्यान रखो कि अब मेटा के बाद ऑर्थो और पैरा बचते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल और मोर पैक्ड हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है। तो सेकंड नंबर पे हमको मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे हमको मिल जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हाईएस्ट में, और सबसे हाईएस्ट होगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सेकंड नंबर पे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, थर्ड नंबर पे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 52 ये देखिए वैल्यूज से भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का यहाँ पे हम लोग ने क्रॉप करके लगाया है जिसमें वैल्यूज दी गई हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर हम लोग तैयार कर रहे हैं आपके लिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की दी गई है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मांगी गई है। तो आपने इसके लिए एक रिलेशन पढ़ा होगा, और रिलेशन होता है डेल्टा टी इक्वल टू अप्रॉक्स 4/9 इंटू डेल्टा ओ। अब 4/9 इंटू डेल्टा ओ की वैल्यू मुझे दी गई है 27,000। इसको सॉल्व किया तो 9 का यहाँ पे आ गया 3000 और 4 मल्टीप्लाई आप करोगे तो आ जाएगा 12,000। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000। 52 का फोर्थ हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें पता करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट बात, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, गलत हो गया क्योंकि मोलैरिटी वॉल्यूम बेस्ड है और जो वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख दिया तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, गलत हो गया बच्चा
क्योंकि यहाँ पे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए था, तो सॉल्यूशन बोल दिया, ये भी गलत हो गया। द रेशियो ऑफ मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मोल्स, ये बात सही हो गई। आप कहेंगे सर कैसे सही हो गई, देखिए जैसे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई सब्सटेंस ए है सॉल्यूट, तो उसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। मान लो दूसरा सब्सटेंस बी है, और अगर हम लोग ने ले लिया मोल फ्रैक्शन बी का, तो मोल फ्रैक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब बेटा आप इनको कर दो डिवाइड, इनका रेशो निकालने के लिए, तो ये Na प्लस NB Na प्लस NB कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा XA बाय XB इक्वल टू Na अपॉन NB, Na अपॉन NB। तो मोल यही तो कह रहा, द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मान लो A सॉल्यूट है B सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो उनके मोल्स के रेशो के बराबर होगा। तो सर हम लोग का ए सही है और डी सही है, तो ए और डी यानी सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग सही करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ जाते हैं। एक रिएक्शन है, चलिए बनाते हैं। ये फेनिल NH2 यानी एनलीन दिया गया। अब ये फेनिल NH2 की रिएक्शन हम लोग ने नाइट्रस एसिड से 0 डिग्री सेल्सियस पे कराई। तो जब आप HNO2 से इसकी रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो यहाँ पर डायजोटाइजेशन हो जाएगा और हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, PHNH2Cl। अब इसकी रिएक्शन आप HBF4 से कराइए, तो जब आप इसकी रिएक्शन HBF4 से कराएंगे HBF4 से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे PHN2, यहां से देखो ये HCl के साथ निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, N2BF4 बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट इसका नाम है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इस बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को आप करिए हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से बेटा आपका BF3 है, ये सॉरी BF4। तो यहां बेटा जब आप इसको हीट करोगे तो यहां पर आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा PHF, साथ में N2 निकल जाएगा, साथ में आपका BF3 निकल जाएगा। इस तरीके से ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। तो मेरा जो ऑप्शन सही होगा वो फोर्थ वाला PHF, फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें C पूछा गया। अगर इसमें B पूछता तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा B है, तो कभी कभी एग्जामिनर C की जगह B पूछ लेता। तो अगर B पूछ लेता तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता, और अगर मुझसे A पूछ लेता तो A मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो कोई समस्या नहीं, हमारा आंसर जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एक और रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फिगर बना हुआ है, देखिए ये 3 कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4 Br, ठीक है। और ये 4 कार्बन का ब्रोमो है, ये एक प्रकार से हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब इस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में Mg की रिएक्शन इन्होंने कराई है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो हम लोग ने यहाँ पे Mg ले लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो Mg सर क्या करेगा, वो एल्काइल ग्रुप और ब्रोमो के बीच में अपनी जगह बनाएगा।
तो ये देखिए ये एज इट इज रहेगा, और अब यहां पर Mg आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। अब ये CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, एक तरह से एक ग्रिग्नॉड रीजेंट बन गया, और इसकी CO2 से रिएक्शन करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो चलिए CO2 से इसकी रिएक्शन करते हैं। पहले C डबल बॉन्ड O, ये CO2 है। मान लीजिए ये बॉन्ड ऐसे टूटा, +1 और -1, और इसमें यहां पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को यहां से, क्योंकि Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव में टूटेगा और ये कार्बन निगेटिव में टूटेगा। अब ये जो निगेटिव कार्बन है, ये निगेटिव कार्बन इस प्लस कार्बन पे अटैक करेगा। इसका सेंस ये हुआ कि आपका ये वाला एज इट स्ट्रक्चर एक CO में जाके जुड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए क्या होने जा रहा है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ले आए, और ये वाला जो कार्बन है ये इस CO पे जुड़ गया, और इसका जो O- है, इस O- से MgBr जुड़ा हुआ, ये O- चार्ज से MgBr जुड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो एक ही स्टेप में दिखाई गई है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ CO2 के बाद वाटर आया है एसिडिक मीडियम में, तो ये फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप है, वाटर ऑब्लिक H+ या H3O+। तो अब यहाँ पे हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, और इसको मिल जाएगा H और इसको मिल जाएगा OH। तो मेरा स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाएगा, जैसा था पहले फॉर्मेट 4 कार्बन का वैसे रहेगा, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट। उस पे ये एक कार्बन बढ़ गया और इस पे मेरे को मिल गया है OH। अब आगे देखें क्या रिएक्शन कर रहे हैं। अब हम लोग ने रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा के फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कर दी। ये HVZ रिएक्शन है, और HVZ रिएक्शन पे ब्रोमीन अल्फा कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, और साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब ये देखिए ये सर अल्फा कार्बन है, इसका COH में ये अल्फा कार्बन है, तो इस पे एक ब्रोमो जोड़ दीजिए। अगर एक्सेस ऑफ Br2 लिखा होता तो 2 ब्रोमो भी जोड़ सकते थे, तो एक ब्रोमो अभी हम लोग ने जोड़ दिया। तो क्या ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट है मेजर प्रोडक्ट में? अब देखिए यहाँ कॉर्नर पे ब्रोमो लगा है, कार्बोक्सिलिक है ही नहीं, इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, इसमें कार्बोक्सिलिक है। अब इसमें हमारे कार्बन ही कम हो गए, 1 2 3 4 रहे, जबकि मेन प्रोडक्ट में हमको 5 कार्बन चाहिए, 1 2 3 4 5। 4 पहले से थे, जो एक्स्ट्रा हमारा CO2 की वजह से आया 5। ये अल्फा कार्बन पे जुड़ा हुआ है, यानी सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। और यहाँ वाला अपना प्रोडक्ट मिला लीजिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, देख लीजिएगा आराम से। ये देखिए हमारा HBZ रिएक्शन के बारे में दिखाया गया, और क्लोरोब्रोमो को हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते थे। अब 56 क्वेश्चन में देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X, ठीक है जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X ले लिया, अब वो हमसे क्या चाह रहा है, ऑन रिएक्शन विद एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड भाई बनाइए, एथेनोइक एनहाइड्राइड बना लिया हमने, यानी एस्टिक एनहाइड्राइड भी इसको कह सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसाइलेशन की रिएक्शन लग रही है मुझे। एथेनोइक एनहाइड्राइड गिव एन फेनिल एथेनामाइड। ओके, एथेनामाइड बनाओ भाई पहले,
CH3CONH2, ये तो भैया एथेनामाइड बन गया, लेकिन N पे फेनिल भी लगा हुआ है, तो हम लोग ने N पे C6H5 जोड़ दिया, C6H5 जोड़ दिया। करेक्ट स्टूडेंट अबाउट कंपाउंड X, तो पहले भाई X पहचान तो ले क्या होगा। एसाइलेशन की रिएक्शन है, तो एसाइलेशन की रिएक्शन में यहां पर अगर O आ जाता तो ये, अगर ये ईस्टर बनता तो इसका सेंस है रिएक्शन एल्कोहल से हुई थी, एस्टिक एनहाइड्राइड की। और अगर ये यहां पर NH आ गया, इसका मीन्स है रिएक्शन एमीन से हुई है। तो ये जो CH3CO ग्रुप है, ये तो भाई हमारा यहां से आ जाएगा, तो ये हमारा एनिलीन बचना चाहिए यहाँ पे। तो X हमारा क्या होना चाहिए, C6H5NH2। अगर हम C6H5NH ऐसे करके लिख लें और ये यहां से देखो इस H को इस CH3COO के साथ रिलीज कर दें, तो देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये एस्टिक एसिड रिलीज हो जाएगा, और एस्टिक एसिड रिलीज होने के बाद C6H5NHCOCH3, थोड़ा सा उल्टी तरफ से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे C6H5, ये C6H5, ये NH, ये NH, ये CO, ये CO, ये CH3, ये CH3। तो मुझे क्लियर हो गया कि एनलीन है हमारा। अब एनलीन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। फर्स्ट, X on reaction with chloroform and ethanolic potassium hydroxide from isocyanide, बिल्कुल ठीक, क्योंकि एनलीन एक प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन कार्बाइल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, तो यहाँ पे ये बैड स्मेल वाला आइसोसाइनाइड बनेगा, सही है। X on reaction with nitrous acid at low temperature forms benzene diazonium salt, एनलीन की जब HNO2 से या NaNO2HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। X इज मोर बेसिक देन पायरिडीन, ये गलत हो गया, पायरिडीन इज मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू एनलीन, क्योंकि एनलीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पायरिडीन में डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ N नहीं है, तो N की अवेलेबिलिटी पायरिडीन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एनलीन। तो भाई अब सब कुछ देखने के बाद फर्स्ट और सेकंड ही मेरा सही है, तो मुझे ऑप्शन सेकंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो 56 का सही होगा सेकंड। ये देखिए रिएक्शन एनसीईआरटी में दी गई है, और ये हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट का भी लगाया है, दो पार्ट मिला के। फिर से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके करेक्ट इनकरेक्ट होने का हमको पता करना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स, सही बात है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बना होता है एटम, फंडामेंटल पार्टिकल। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻27 kg लिख दिया। सर ये बात गलत हो गई, यहाँ पर हमको ग्राम लिखना चाहिए था। मोस्टली क्या होता है, अगर 10⁻31 होता तो किलोग्राम हो जाता, अब इन्होंने 27 के साथ किलोग्राम रख दिया, 27 के साथ ग्राम आएगा और 31 के साथ किलोग्राम आएगा, तो बी स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, गलत हो गया। आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफर करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर सकता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सेम। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये भी सही हो गया डी। ई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये बात भी सही हो गई, क्योंकि डाल्टन सर ने कहा था कि एटम इनविजिबल है, एटम मतलब ही एटॉम होता है, यानी कि अनकटेबल, जिसे काटा ना जा सके, तो एटम ही हर एलिमेंट का आधार है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये तीन स्टेटमेंट हमारे सही आ रहे हैं, ए सही हो रहा है, डी सही हो रहा है, ई सही हो रहा है, तो ए डी ई यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ मैं यहाँ पे जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 57 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 पे जाएंगे। एक रिएक्शन फिर से आ गई है, बनाते हैं। चलिए, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की हम लोग ने Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन कराई, यानी कि सैंड मियर रिएक्शन कराई। ये हम लोग सैंड मियर रिएक्शन कराने जा रहे हैं। सैंड मियर रिएक्शन में आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हमको ब्रोमो बेंजीन मिलने वाला है। Cu2Br2 ऑब्लिक HBr, तो मुझे मिल जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब इस ब्रोमो बेंजीन की फिर मैं मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराऊंगा। तो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराने पर, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराने पे मैग्नीशियम अपनी जगह बनाएगा किसके किसके बीच में, कार्बन ऑफ बेंजीन और ब्रोमो के बीच में। तो मुझे ये एक कंपाउंड मिल जाएगा, ग्रिग्नॉड रीजेंट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब इसकी फर्दर रिएक्शन मैं वाटर से कराऊंगा। तो जब मैं इसकी फर्दर रिएक्शन वाटर से कराऊंगा, तो वाटर इस तरीके से HOH बना देगा, और HOH जब बनाएगा तो ये सर होगा हमारा प्लस और ये होगा माइनस, और ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। Mg और कार्बन वाला, Mg बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए इस पे आएगा प्लस और इस कार्बन पे आएगा माइनस। ये माइनस कार्बन इस H से जुड़ जाएगा। इस तरीके से मुझे यहाँ पे ये बेंजीन मिल जाएगा और MgBrOH हट जाएगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, O से, N से, S से जुड़ा हुआ जो H होता है, जब वो ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्ट करता है तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो इसलिए हम लोग के पास ये यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा। तो बेंजीन थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर मुझसे सी पूछा गया तो सी पूछा गया तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अगर मुझसे बी पूछा जाता, ये मेरा ए था, अगर मुझसे ए पूछा जाता तो मैं ब्रोमोबेंजीन का ऑप्शन ढूंढता, ब्रोमोबेंजीन यानी सेकंड। अगर मुझसे बी पूछा जाता तो मैं फोर्थ वाला ऑप्शन ढूंढता, MgBr वाला, और मुझसे सी पूछा जा रहा है तो मैं बेंजीन ढूंढूंगा। तो इस तरीके से ये जरूर देख लीजिएगा कि आपसे ए बी सी में क्या पूछा जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 59। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड एंड और स्पीसीज विच ओबे हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपका AIPMT नीट में भी आ चुका है। हकल्स रूल ये कहता है कि जिस सब्सटेंस के पास, जिस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक हो सकता है। अगर वो कंपाउंड साइक्लिक हो और उसका रिंग का हर कार्बन या हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, कंपाउंड प्लेनर हो और उसके साथ रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पर n बराबर आप 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। अगर n बराबर आप 0 लेते हो तो 4 × 0 यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल रूल को फॉलो करेगा। अगर n की जगह पे आप 1 लेते हो तो 4 1 जा 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हकल रूल को फॉलो करेगा। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक प्रकार के 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता। अगर यहाँ पे n बराबर हम लोग ने 2 रख दिया तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे काउंट करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई, यानी कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 5 पाई बॉन्ड है और हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 पाई बॉन्ड को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब इसमें बेटा क्या होगा,
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे रेजोनेंस में शामिल हो रहा है। तो अब इसमें देखने में तो पाई बॉन्ड 2 हैं, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन ये जो लोन पेयर है एनायन का, साइक्लोपेंटेडेनिल का, एनायन का, ये लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब रिंग का कोई एटम एक या एक से अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है जो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में हो, तो उसका एक लोन पेयर रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है और उस लोन पेयर को, यानी उन 2 इलेक्ट्रॉन को, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 पाई, 4 पाई और ये 2 जो अंदर आ गए 6 पाई है। तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। यहां पर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा, या कह सकते हैं कि ये हमारा एंटी एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। अब ये एनायन है सर, ये एनायन यहाँ अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा रेजोनेंस में, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा, यानी ये भी फॉलो नहीं करेगा। ये कैटायन है, इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये फॉलो करेगा। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन, ये तो आप जानते हैं फॉलो करेगा। और ये यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, अगर हम लोग यहाँ पर 3 रख लें तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी हक्कल रूल को फॉलो करता है। इस प्रकार से ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एंथ्रासीन है, ये भी फॉलो करेगा। अब यहां पर देखिए ये बोरोन है, बोरॉन के पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है, रिंग प्लेनर है, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो माइनस का लोन पेयर है ये यहाँ रेजोनेंस में है, तो ये रेजोनेंस में होने की वजह से ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, इसलिए ये भी फॉलो करेगा। तो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ऐसे हैं जो फॉलो करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। इनऑर्गेनिक का फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का एक क्वेश्चन आ गया है, और हमको 4 ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला विद स्ट्रक्चर पहचानना है। तो ये फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला हम लोग अगर देखें तो फॉस्फेनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3, H3PO2 सॉरी, H3PO2। फॉस्फोनिक एसिड होता है H3PO3। पायरोफॉस्फोरस एसिड होगा हमारा H4P2O5, और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा H4P2O6। अगर ऐसे फॉर्मूला नहीं याद है तो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किसका क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले फॉस्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर फॉस्फेनिक की बनाएंगे, फिर फॉस्फोनिक का बनाएंगे, फिर पायरोफॉस्फोरस का बनाएंगे, फिर हाइपोफॉस्फोरिक का बनाएंगे। पी ब्लॉक से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहां पर स्ट्रक्चर है, ये P पे एक डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा और 2 PH होंगे। थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। P डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा और 2 H होंगे। अब इसको आइए, P डबल बॉन्ड O होगा, 2 OH होंगे, एक H होगा। इसको देखिए P डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा, एक H होगा, बीच में लिंकेज O की होगी, फिर OH होगा, फिर H होगा। और फिर ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब पहले वाले को देखते हैं भाई,
2POH, तो 2POH यहां पर है। 1PH, तो 1PH इसमें हमको चाहिए, तो ये है देखो 1PH है और 2POH है और एक P डबल बॉन्ड 2 है, यानी कि B का इससे मैचिंग हो जाएगा, यानी B को फर्स्ट मिल जाएगा। और सेकंड देखिए 4POH, तो 4POH देखो कहाँ है भाई, इसमें है, यानी कि ये हमारा कौन से वाला है, चौथे वाला। तो A का 4POH, ये फोर्थ वाला, 4POH फर्स्ट हो गया, और 2PO और 1PP, ओके, तो ये सेकंड यहाँ पे आ जाएगा। B का फर्स्ट, D का सेकंड, B का फर्स्ट एक ही में है और D का सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। बाकी भी मिला लेते हैं। A का थर्ड, तो A का थर्ड फॉस्फेनिक 1POH 1POH 2PH 2PH 1P डबल बॉन्ड O, सही, तो A का थर्ड सही। A का थर्ड, B का फर्स्ट, D का सेकंड, C का फोर्थ बचेगा ही, मिला लीजिएगा। ये देखिए डाई एमाइन सिल्वर आयन दिया गया है, यानी कि ये टॉलेंस रीजेंट है, और टॉलेंस रीजेंट का अल्कलाइन मीडियम में हमको मालूम है कि एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो अब मुझे एस पहचानने की जरूरत है, और प्रोडक्ट ये है, तो प्रोडक्ट में देखो ये कीटोन बना हुआ है, तो इसको ऐसे बना लो, ये COCH3 एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेट है, यानी यहाँ पर CHO ग्रुप रहा होगा, तो इसको कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज किया सिल्वर आयन ने। अब इससे मैच कर लीजिए, मेरे पास यहाँ दोनों जगह CO माइनस आ रहा, हो नहीं सकता, दोनों जगह COH है, हो नहीं सकता, ये दोनों जगह कीटो ग्रुप है, हो नहीं सकता, ये एक जगह कीटो और एक जगह एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए फोर्थ हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो। अगर डेक्स्ट्रो से लेवो हो रहा है तो यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है, यानी कि इनवर्जन हो रहा है, इसीलिए इसको इनवर्ट शुगर कहते हैं जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो इसलिए सही ऑप्शन होगा सेकेंड, इनवर्जन। Assuming that atomic weight of कार्बन 12 इज 150 यूनिट, हमने एज्यूम कर लिया कि अभी तो कार्बन 12 का एटॉमिक वेट 12 है, लेकिन हमने मान लिया अगर किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं कि कार्बन 12 का एटॉमिक वेट बढ़ के 150 हो जाए, तो उस प्लेनेट पे ऑक्सीजन 16 का वेट क्या होगा। सिंपली यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। 12 ग्राम कन्वर्ट होके बन रहा है 150 ग्राम, तो 16 ग्राम कन्वर्ट होके बनेगा 150/12 इंटू 16। तो सिंपल कैलकुलेशन, 4 3 12, 4 4 16 और 3 5 15 और 0, तो ये आ गया सॉल्व करके 200। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 200। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एक रिएक्शन हो रही है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 32 kJ पर मोल है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रही है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमारी 32 किलो जूल है। अब हमसे कह रहा है कि रिवर्स रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 58 किलो जूल है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, तो हमें डेल्टा एच निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को एक फेमस फॉर्मूला पता है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी
ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी दी गई है वो दी गई है 32 किलो जूल माइनस 58 किलो जूल, 32 किलो जूल माइनस 58 किलो जूल। अब सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2 माइनस 26, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच माइनस 26 आएगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट ए, जिंक एंड हाफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस, गलत हो गया। देखो एग्जामिनर ने यहाँ आपको जिरकोनियम दिखाने की कोशिश की है। हम लोग सब जानते हैं जिरकोनियम हाफनियम की रेडियस अप्रॉक्सीमेट सेम होती है लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, बट जिंक और हाफनियम की सेम नहीं होती है। तो इसलिए जिंक ग्रुप 12 का मेंबर है, हाफनियम ग्रुप 4 का मेंबर है, तो इसलिए ये कह रहा है ये सेम रेडियस है, ये बात गलत हो गई। और स्टेटमेंट बी, जिरकोनियम एंड हाफनियम लाइज इन द सेम ग्रुप, तो जिरकोनियम और हाफनियम दोनों सेम ग्रुप में है, ग्रुप 4 में है, तो ये वाला सही हो गया। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। अब देखिए ये फिनॉल है जिसके पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा, ये फिनॉल है जिसके पैरा पे क्लोरो ग्रुप लगा है, तो निश्चित बात है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी इससे, क्योंकि ये -R लगा रहा है और ये हमारा -I लगा रहा है, -I से इसको देख रहा है, ये -R लगा रहा है। अब ये तो अलग ही बात हो गई। इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे कि COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो COH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें OH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड और फिनॉल में बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है इस वजह से, और ये एल्कोहल है तो ये तो सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा थर्ड का, उससे कम फर्स्ट का, उससे कम सेकंड का, सबसे कम फोर्थ का। हमको चाहिए मोस्ट एसिडिक, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया क्योंकि ये बेंजोइक है, ये हमारा फिनॉलिक है। अ सॉल्यूशन वेइंग ए ग्राम, अच्छा सॉल्यूशन का वेट ए ग्राम है, तो सॉल्व कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन ए ग्राम है, हैज मोलैलिटी, मोलैलिटी बी है। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। इफ द मास ऑफ सॉल्यूट, W ऑफ सॉल्यूट दिया गया है C, ठीक है। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सब बच्चे जानते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब डेटा पुटअप करेंगे तो देखिए मोलैलिटी की जगह पे हमको B रखना है, B रख दिया, 1000 की जगह पे 1000 रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट C है, C रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया नहीं है लेकिन सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले आओ, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा 1000 इंटू C, 1000 इंटू C अपॉन B A माइनस C।
तो भाई साहब मिलाइए 1000 इंटू सी बी ए माइनस सी, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। इसलिए सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पार्ट का देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, सीओ न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सही। वेयर एज SO3 इज एसिडिक, मोस्टली क्या होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे 3 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो न्यूट्रल होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NO, ये लोग न्यूट्रल हैं। और कहने को कुछ जगह पे वाटर को भी न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन मेन न्यूट्रल हमारे पास है CO, N2O और NO, ये 3 है। N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। और मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 की रेंज में होती है वो बेसिक होते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड की अगर मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +4 +5 आ गई तो एम्फोटेरिक नेचर बनेगा, और अगर +6 +7 आ गई तो एसिडिक नेचर बनेगा। अब इस आधार पे हम लोग आगे चेक करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। पोटेशियम ऑक्साइड इज बेसिक, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड में पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी। +1 +2 में मोस्टली बेसिक होता है। अब ZNO छोड़ दो, उसका +2 होता है लेकिन एम्फोटेरिक है, तो कुछ एम्फोटेरिक होते हैं उसमें, एक्सेप्शंस छोड़ दो। तो ये पोटेशियम ऑक्साइड बेसिक है, वेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड एसिडिक। तो नाइट्रस ऑक्साइड, अरे नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो N2O अभी बताया था न्यूट्रल है, तो ये गड़बड़ बात हो गई। अगर ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड होता तो एसिडिक हो जाता। एल्युमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, बिल्कुल ठीक, Al2O3 एम्फोटेरिक है, ZNO एम्फोटेरिक है, सही। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, वेयर एज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज बेसिक, गलत, क्योंकि फॉस्फोरस भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मोस्टली एसिडिक होते हैं। तो मेरे सही कौन कौन से हुए, फर्स्ट और थर्ड सही हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड। अभी एक और बचा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर एसिडिक इन नेचर, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक मैंने डिस्कस कर दिया आपको। आगे बच्चों विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस सेकेंडरी एमीन। बेटा आप सबने पढ़ा है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी, और वो भी बेटा एलिफैटिक एमीन। हम लोग बेटा गैब्रियल थैलामाइड से कभी भी एनिलीन नहीं बना सकते, क्यों, सेकेंड स्टेप बेटा इसका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एराइल हैलाइड बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते। इससे भी बेटा क्या बनता है, प्राइमरी एमीन। इसमें आप एलिफैटिक और बेटा एरोमेटिक दोनों बना सकते हैं, ठीक। अब देखो रिएक्शन ऑफ कार्बेलेमीन, रिडक्शन ऑफ कार्बेलेमीन। कार्बेलेमीन का मतलब होता है बेटा आइसोसाइनाइड, और आप सबको मालूम है आइसोसाइनाइड रिडक्शन पे बेटा क्या देते हैं, सेकेंडरी एमीन। तो यही बेटा आपका आंसर है। नाइट्राइल यानी साइनाइड, साइनाइड बेटा रिडक्शन पे क्या देते हैं, प्राइमरी एमीन। CH2NH2। तो करेक्ट आंसर बेटा 69 का थर्ड। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग है OO लिंकेज।
CrO5 इसका बेटा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज है, H2S2O8, इसमें भी बेटा 2 परऑक्साइड लिंकेज है, सॉरी 1 परऑक्साइड लिंकेज है। लेकिन बेटा ये आपका जो H2S2O3 है इसमें कोई परऑक्साइड लिंकेज नहीं है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें बेटा है, इसमें है, तो करेक्ट आंसर 70 का बेटा फोर्थ। 71 एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बेटा पहला आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड है। दूसरा बेटा क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक। और तीसरे में देखो बेटा ये C डबल बॉन्ड हो, इधर बेटा OH है, इधर आप इस पे CH3 है, इस पे CH3 है, इस पे CH3 है, बहुत ज़्यादा प्लस आई है, तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम। तो ये पहला ऑर्डर बेटा सही है। फिर देखो दूसरा ऑर्डर, यहाँ पर बेटा Sp है, यहाँ पर बेटा Sp2 है, यहाँ पर बेटा Sp3 है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट, अच्छा सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। यहाँ देखो 2 क्लोरोएथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड मतलब बेटा CH3COOH, और 2 क्लोरो का मतलब बेटा हमने Cl लगा दिया। तो नो डाउट बेटा क्या लगाया, -I। तो -I बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो 71 का बेटा 1। 72 देखिए बेटा, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा O- बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। तो ये चारों बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। और आप सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर बेटा आपकी ऑक्सीजन की होगी, फिर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में बेटा क्या हाफ फील्ड है। इनफैक्ट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा प्लस में होती है। तो ये बेटा ΔH4+ होगा, ये भी सही है। तो इसमें देखो बेटा सबसे ज़्यादा निगेटिव में किसका होगा, थर्ड। ΔH3 इज मोर निगेटिव देन ΔH1 एंड ΔH2 सही है। Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। ΔH1 इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ΔH2 सही है। निगेटिव में बेटा ऑक्सीजन की फ्लोरीन से कम होगी, ये सही है, ठीक। तीसरा बेटा ये तीनों में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, सही है। लेकिन इसमें बेटा पॉजिटिव होती है, भी सही है। तो ऑल ऑफ करेक्ट। तो आंसर बेटा क्या हो गया, 4। 72 का बेटा 4। 73 देखो, देखो बेटा NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन NaBH4 बेटा एसिटिक एसिड में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है यानी उसके डेरिवेटिव में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एमाइड या एस्टर, उनको बेटा रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पर बेटा ये वाला पोर्शन रिड्यूस होगा, ये वाला पोर्शन रिड्यूस होगा, क्योंकि ये बेटा एल्डिहाइड है। अब इसका जब रिडक्शन करेंगे तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, OH। ये वाला पोर्शन बेटा एज इट इज रहेगा, और ये वाला पोर्शन बेटा CH2OH हो जाएगा। इसमें 2 है। अब यहां पर देखो बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। इसका यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, जब यहां से बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे बेटा
OH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटा OH हो जाएगा CH2, इधर बेटा CH2, और यहाँ पर बेटा CH2OH हो जाएगा। ये भी बेटा रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा और ये रिड्यूस नहीं होगा, ये जैसे ही टूटेगा ये OH में टूट जाएगा। तो इसमें बेटा कितना, 1 2 और 3, इसमें बेटा 3 है, इसमें 2 है, टोटल 2 + 3 = बेटा 5 हो जाएगा, ठीक। कार्बन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेटा इसमें बस ये ध्यान रखो, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव के कार्बोनिल को रिड्यूस नहीं करता, जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर को कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल को बेटा रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये आपका 5 हो गया इसमें। फिर देखिए बेटा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा Ti प्लस Ti का क्या होगा, 3d2 4s1 Ti हो गया। वेनेडियम V+ का क्या होगा, 3d3 4s1। क्रोमियम प्लस का क्या होगा, 3d5। Mn+ का बेटा क्या होगा, 3d5 4s1। तो अनडाउटली बेटा यहाँ हाफ फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की, फिर मैग्नीशियम की, मैग्नीज की, फिर वेनेडियम की, फिर टाइटेनियम की। देख लो बेटा कौन सा ऑर्डर है, क्रोमियम की मैग्नीज से ज़्यादा, क्रोमियम की वेनेडियम और टाइटेनियम से ज़्यादा। 74 का आंसर बेटा क्या हो जाएगा, थर्ड। 74 इज थर्ड। नेक्स्ट देखो बेटा, आपको बेरियम सल्फेट का KSP चाहिए। इसका KSP बेटा क्या होगा, S²। अब S कहाँ से निकालोगे, मोलर कंडक्टेंस से, 1000 K/मोलैरिटी। बेटा आपको ये 1.53 दिया है, ये 3.06 × 10⁻⁻6 दिया है, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन बेटा क्या निकाल लो, मोलैरिटी यानी सॉलिबिलिटी। तो यहाँ से सॉलिबिलिटी बेटा कितना आया, 2 × 10⁻⁻3। यहाँ रख दो बेटा, 2 × 10⁻⁻3 का क्या कर दो, स्क्वायर, 4 × 10⁻⁻6 हो गया। तो 75 का आंसर बेटा 4। 75 का 4। अब आइए 76 में, मैचिंग है आइसोमेरिज्म, N प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, N प्रोपेनॉल में OH बेटा 1 नंबर पर है, इसमें 2 नंबर पर। पोजीशन आइसोमेरिज्म, A का बेटा थर्ड हो गया, तो ये बेटा A का थर्ड, ठीक, थर्ड ऐसे लिख दे। अब देखो बेटा, मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी प्रोपेन मेटामेरिज्म, B का बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, फंक्शनल, तो इसका बेटा हो गया 4। नियोपेंटेन D, नियोपेंटेन एंड कहाँ चला गया, नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन, या आइसोमेरिज्म नहीं है, आइसोपेंटेन है। नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन में बेटा क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो इसका क्या हो गया, सेकंड। तो थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड, 76 का बेटा सेकंड हो गया।
76 का सेकेंड। अब 77 देखो, 77 क्या पूछ रहा बेटा, कॉन्सिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ई नॉट दिया है, ई सेल पूछ रहा है। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब देखो ई नॉट सेल बेटा 1.67 दिया है, 0.059 एन की वैल्यू देखो। यहाँ ऑक्सीजन बेटा 0, यहाँ ऑक्सीजन बेटा -2। एक के लिए चेंज कितने का, 2 का। 2 के लिए बेटा कितने का, 4 का। आयरन में देख लो, यहाँ पर बेटा +2 है, यहाँ बेटा 0 है, यहाँ +2। एक के लिए 2, 2 के लिए बेटा 4। तो n बराबर बेटा कितना हो गया, 4। लॉग क्यू देखो क्या होगा, फेरस आयन स्क्वायर हो जाएगा, वाटर बेटा लेंगे नहीं। नीचे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ले लेंगे, और H+ की पावर बेटा क्या ले लेंगे, 4। तो ये 1.67 0.059/4 लॉग Fe++ बेटा कितना दिया है, 10 की पावर -3। इसका कर दो स्क्वायर। नीचे बेटा PO2 कितना है, 0.1, और pH3 से बेटा H+ कितना मिल गया, 10 की पावर -3। नीचे 10 की पावर -3 की पावर बेटा क्या हो गया, 4। 4 3 चौको 12, 1 13 में 6 घटा दो, 1.67 0.059/2 लॉग 10 की पावर 7 हो जाएगा। 1.67 7 इंटू 0.059/2 सॉल्व कर लो बेटा, 1.57 आ जाएगा। 77 का आंसर बेटा 4। इसको ऐसे कर लो, 1.67, इसको 0.06 मान लो, 0.03 हो गया, तो ये 4 होगा। ठीक, ये पॉइंट 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 0.06 है ना, तो 7 इंटू 0.06/4, तो ये बेटा 1.57 आ जाएगा। अगला देखिए, ग्राफ नहीं दिया यहाँ पे आपको बेटा, यहाँ पर एक ग्राफ दिया था। ग्राफ किसके बीच में है, ln k वर्सेस 1/t। मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। टेन की पावर 3 डिवाइड बाई टी। यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ वैल्यू बेटा 10 है। इधर 1 2 3 4 5, ये बेटा आपको ग्राफ दिया हुआ है। ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया है। आपसे पूछ रहा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप सबने बेटा पढ़ा है स्टैंडर्ड ग्राफ ln k वर्सेस 1/t। तो ये आपका स्लोप क्या होता है, -EA/r। तो ये यहाँ पर बेटा जरा स्लोप देखो क्या होगा। स्लोप m बराबर बेटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा ये आपका हो गया 10/5, कितना हो गया 2। तो बेटा -EA/r। स्टैंडर्ड ग्राफ में स्लोप होता है, आपके में कितना आया, -2। ठीक है ना, 2 आया, तो बेटा EA बराबर क्या होगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पर बेटा
ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। फिर बेटा आपने डी ब्लॉक में रटा होगा KMnO4 पोटेशियम आयोडाइड फेंटली एल्कलाइन, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है ना। तो IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। 79 का थर्ड रटने वाला क्वेश्चन है। देखो, ए नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। I माइनस देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, IO3 माइनस में। फिर देखो डाइपोल मोमेंट बेटा पूछा है, सबको मालूम होगा बेटा वाटर का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा इनमें। फिर देखो क्लोरोफॉर्म NH3 और HF में बेटा सब ज़्यादा कौन होगा, HF। NH3 और NF3 में बेटा किसका ज़्यादा होता है, NH3 का। BF3 का बेटा सबसे कम होता है, डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा वाटर, वाटर के बाद क्या होगा HF, HF के बाद क्या होगा अमोनिया, अमोनिया के बाद बेटा क्या होगा क्लोरोफॉर्म। पहले में देखो गलत क्या है, पहले में BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो अमोनिया से ज़्यादा दिखा रहा, गलत है। दूसरे में बेटा NF3 का NH3 से कम होता है, ज़्यादा दिखा रहा, गलत है, ठीक। और यहाँ देखो बेटा HF का सबसे कम दिखा रहा, गलत है। HF का क्लोरोफॉर्म, अमोनिया इन सबसे बहुत ज़्यादा होता है। देख लो NH3 का डाइपोल मोमेंट डाटा बहुत ज़्यादा है NF3 से, BF3 का 0 होता है क्योंकि ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। अगला देखिए H2O लिक्विड H2O गैस में जा रहा, लिक्विड में गैस में जा रहा, प्रोसेस का नाम बेटा क्या है, वेपोराइजेशन। एंडोथर्मिक सिस्टम बेटा सराउंडिंग से हीट ले रहा, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। सराउंडिंग की बेटा क्या होगी, घटेगी। वेपोराइजेशन में, वेपोराइजेशन बेटा क्या है, एंडोथर्मिक, सराउंडिंग से हीट ले रहा है, तो बेटा लिक्विड गैस में जा रहा, तो सिस्टम की एंट्रोपी बेटा रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। सराउंडिंग से हीट कम हुई तो बेटा वहाँ घट जाएगी। और अगर यही पूछता बेटा इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल क्या होगा इसका, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस टोटल फेस चेंज में हमेशा 0 होता है। फिर देखो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन गिव ए रेड प्रेसिपिटेट विथ Ni++ विच इज यूज्ड फॉर इट्स डिटेक्शन। टू गेट दिस प्रेसिपिटेशन द बेस्ट pH रेंज। बेटा रटने वाला क्वेश्चन है, बेसिक मीडियम चाहिए होता है, और बेसिक मीडियम का ऑप्शन बेटा कौन सा है, 4th 9 to 11। फिर देखो H2S इज पास थ्रू ए मिक्सचर कंटेनिंग क्यूप्रस आयन Ni++ Zn++। तो देखो H2S बेटा एसिडिक मीडियम में पास कर रहे तो सेकेंड ग्रुप का होगा, अगर बेसिक मीडियम में पास करते तो फोर्थ ग्रुप का केटायन होगा। इसमें सेकेंड ग्रुप का केटायन बेटा कौन है, Cu++, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। 83 का 4। 84 देखो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट बॉडीज है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH है, तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देगा, CO2 की इफरवेंस देगा, तो पता चल जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एल्कोहलिक ग्रुप बेटा ल्यूकास टेस्ट, बी का बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर फिनोलिक ग्रुप न्यूट्रल FeCl3 के साथ रेड कलर देता है, तो न्यूट्रल FeCl3, सी का बेटा क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप कार्बेल एमीन टेस्ट सही है, लेकिन एमिनो ग्रुप में बेटा प्राइमरी एमीन होना चाहिए, तो NH2 ग्रुप अगर आप प्राइमरी एमीन है तो कार्बेल एमीन रिएक्शन देगा, तो डी का बेटा क्या हो गया, थर्ड। तो सभी प्राइमरी एमीन बेटा कार्बेल एमीन रिएक्शन देती है,
तो देखो 4 फर्स्ट सेकेंड, 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आंसर बेटा क्या हो गया फर्स्ट। 84 का बेटा फर्स्ट, 84 इज फर्स्ट। अब जरा 85 देख लो, इसमें तो सबको मालूम है सॉलेबिलिटी इनवर्सली बेटा क्या होती है KH। तो जिसका KH सबसे कम सॉलेबिलिटी सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम KH किसका, ऑक्सीजन का, फिर किसका, हाइड्रोजन का, फिर किसका बेटा, हीलियम का। 85 का बेटा थर्ड हो गया, 85 थर्ड। 86 देखो बेटा, रटने वाला क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ मिसमैच मेटल आर, इसमें बेटा 95% क्या होता है, लेंथेनाइट, और बेटा 5% आयरन। थोड़ा बहुत बेटा इसमें कार्बन भी होता है, सल्फर भी होता है, एल्युमिनियम भी होता है। 86 का बेटा थर्ड। सॉरी एक्टिनाइट नहीं, लेंथेनाइट। 86 का बेटा 4। देखो ये लिखा मिसमैच मेटल इज यूज्ड, ठीक है ना। तो 95% बेटा क्या होता है, लेंथेनाइट मेटल, 5% बेटा आयरन, और कुछ ट्रेसेस किसके होते हैं, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है, अगला देखिए, कैटालिस्ट के बारे में पूछ रहा है। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के कांटेक्ट प्रोसेस में यूज होता है। वैसे प्लेटिनम और V2O5 दोनों यूज होता है। प्लेटिनम बेटा बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए बेटा V2O5 यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड आयरन बेटा हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाना, थर्ड हो गया। हाइड्रोजनेशन में हम लोग बेटा क्या यूज करते हैं, निकल, तो ये बेटा फोर्थ हो गया। और ये आयरन बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो 87 सेकेंड, थर्ड, फोर, सेकेंड, थर्ड, फोर, फर्स्ट। 87 का बेटा 2 हो गया। एट्टी देखो बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो जरा देखिए, यहाँ पर देखो CH3 बेटा आर्थो पे लगा है, ठीक है ना। तो देखो आर्थो इफेक्ट के कारण सेकेंड वाला बेटा फर्स्ट से ज़्यादा होगा। तो आर्थो इफेक्ट के कारण टॉलिविक एसिड बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक। आर्थो इफेक्ट बेटा केवल इधर काम करेगा। अब आप NO2 में, NO2 अलग ग्रुप है, यहाँ आर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा। और NO2 बेटा यहाँ पर क्या है, -M-I है, यहाँ पर बेटा केवल -I है। तो अनडाउटली सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, थर्ड। थर्ड के बाद बेटा कौन होगा, फोर्थ, ठीक। फिर फोर्थ के बाद बेटा कौन आएगा, फर्स्ट। अगर हम केवल इन तीनों में देखें, ठीक है ना। लेकिन अब सेकंड वाला चूंकि फर्स्ट से ज्यादा है, तो ओवरऑल ऑर्डर बेटा क्या हो गया, सबसे ज्यादा थर्ड, थर्ड के बाद बेटा फोर, फोर के बाद बेटा सेकेंड आर्थो इफेक्ट के कारण, फिर बेटा फर्स्ट। ये इसका एक्चुअल ऑर्डर है, ये आंसर है इसका। तो सबसे ज़्यादा बेटा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, फिर बेटा आर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। कॉन्सेप्ट वाइज सी डबल बेंजोइक एसिड से बेटा कम होना चाहिए, लेकिन आर्थो इफेक्ट के कारण ये बेटा इससे ज़्यादा। तो सही ऑर्डर बेटा आपका है थर्ड, फोर, सेकेंड, फर्स्ट। थर्ड, फोर, सेकेंड, फर्स्ट, इसमें बेटा कोई ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन बेटा आपका है थर्ड, थर्ड के बाद फोर, फोर के बाद बेटा सेकेंड, सेकेंड के बाद फर्स्ट।
इसमें कोई ऑप्शन बेटा मैच नहीं कर रहा। एक इलेक्ट्रोलाइट बेटा AXBY है, तो ये डिसोसिएट बेटा कैसे होगा, XAY प्लस YBX माइनस। तो इसका बेटा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस AXBY बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल X मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ XY प्लस Y मोलर कंडक्टेंस ऑफ BX माइनस। और अगर इक्वलेंट लिखते बेटा तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ AY प्लस उसमें नंबर ऑफ स्टाइक्योमेट्री बेटा नहीं लेते, यहाँ इक्वलेंट होगा, इक्वलेंट कंडक्टेंस ऑफ BX माइनस। तो देख लो पहला वाला बेटा ये X और Y के कारण गलत है, दूसरा बेटा X देखो ये दूसरा आपका सही है, तीसरे में डिवाइड कर रहा बेटा गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। और चौथे में बेटा ये भी आपका गलत है, यहाँ AY प्लस होना चाहिए। तो 89 का बेटा सेकेंड। फिर देखो बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, I इंटू सी पर। तो सोडियम सल्फेट वांट ऑफ फैक्टर बेटा 2, ठीक। Hg2I2 ये बेटा ऐसे टूटता है Hg2 डबल प्लस 2I माइनस, इसका भी वांट ऑफ फैक्टर बेटा 2। तो दोनों का I इंटू सी बेटा क्या है, सेम। तो दोनों में डिप्रेशन बेटा क्या होगा, सेम, ठीक है ना। तो दोनों में डिप्रेशन सेम, तो स्टेटमेंट बेटा सही है, लेकिन रीजन गलत है। देखो ये बेटा इस तरीके Hg2I2 बेटा इस तरीके से टूटता है, और यहाँ बेटा इस तरीके टूट रहा, गलत। तो एसर्शन बेटा सही है, रीजन बेटा गलत है। तो 90 का आंसर थर्ड, ठीक है। तो ये बेटा जो आज आपका 12 मार्च को FST हुआ है उसका बेटा केमिस्ट्री का संजीव सर और हमने बेटा आपको डिस्कस किया इस पेपर को। इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज होंगी बेटा वो हम दोनों लोगों के डिस्कशन से आपकी दूर हो जाएंगी। ओके बेटा, थैंक यू।